नमस्कार। सच्चाई पर चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं राधिका खेड़ा। India is an old country, but a young nation. We are impatient. I am impatient, and I too have a dream of an India strong, independent, self-reliant. Words of Bharat Ratna, former Prime Minister of India, late Shri Rajiv Gandhi ji. भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जिन्होंने युवाओं के हाथ में अपना नेता, अपना लीडर चुनने का हक दिया और वोट करने की उम्र घटाकर 18 साल कर दी। For political systems to be representative, all parts of society need to be included. If the youth are disengaged from political processes, a significant portion of our population has little or no voice or influence in decisions that affect our lives. To make a difference in the long term, it is extremely important that the youth are involved in the formal political processes as well as in formulating today's and tomorrow's politics. युवाओं को राजनीतिक संस्थानों, प्रक्रियाओं, निर्णय लेने में और विशेष रूप से युवाओं को चुनाव में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व और सभी स्तरों पर सार्थक तरीके से भाग लेना आवश्यक है। तभी नया भारत बनेगा, हमारे सपनों का भारत बनेगा। ऐसा ही एक सपना श्री राहुल गांधी जी ने देखा और उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के माध्यम से देश के सभी युवाओं को 18 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक एक प्लेटफॉर्म दिया, जहां पे सभी युवा बराबरी पे खड़े होकर एक चुनाव लड़ेंगे और आगे जाके चाहे वो स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हो या अन्य पोस्ट हो, उनके लिए चुनाव लड़ेंगे, जहां पे आम युवा उनको वोट देंगे। ऐसे ही एक चुनाव से, मुंबई यूथ कांग्रेस के चुनाव से हमें एक युवा नेता बना, ऐसा युवा नेता जो आज महाराष्ट्र असेंबली में सबसे युवा यंगेस्ट एमएलए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ीशान बाबा सिद्दीकी की। ज़ीशान, सच्चाई पर चर्चा में आपका स्वागत है। ज़ीशान, आप मुंबई में पैदा हुए, पढ़ाई आपने मुंबई में करी, अपनी स्कूलिंग, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप विदेश गए, फिर वापस आए। क्या शुरू से आपका इंटरेस्ट राजनीति में था कि आप कुछ और करना चाहते थे? और राधिका जी, आपने मुझे इधर आमंत्रित किया, शुक्रिया। राजनीति से ज्यादा मैं इसे पब्लिक सर्विस कहना चाहूंगा। मैं जब से 4 साल की उम्र से मैं अपने पिताजी को देखते आ रहा हूँ, जब भी वो बाहर जाते थे और जो प्यार लोगों ने उन्हें दिया, इसीलिए मुझे हमेशा पब्लिक सर्विस में हमेशा इंटरेस्ट था। मैंने मेरी स्कूलिंग मेरी मुंबई में की, मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक मैं मुंबई में था, फिर मैं लंदन गया, मैंने अपना मास्टर्स किया उधर ग्लोबल मैनेजमेंट और पब्लिक लीडरशिप में। जैसे ही मैं आया, इनफैक्ट मैं ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, मैं 18 साल की उम्र से ही मैं युवा कांग्रेस का एक सदस्य हूँ। 19 साल की उम्र में मैंने अपना पहला युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा। राहुल गांधी जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया था, इसीलिए हम सब इतने कम उम्र में इलेक्शन का हमें अनुभव मिला। मैं 19 साल की उम्र में मुझे ऐसा अनुभव मिला, और जब मैं वापस आया, मैं फिर से यूथ कांग्रेस का मैंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पब्लिक सर्विस में मुझे एंटर करना था, और जो प्लेटफॉर्म राहुल गांधी जी ने दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसके माध्यम से मैं पब्लिक सर्विस में मैंने एंट्री की, और आज मैं महाराष्ट्र का सबसे युवा आमदार हूँ। ज़ीशान, ये कहा जाता है कि अगर आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं तो आपके लिए पॉलिटिक्स में एंट्री बहुत आसान होती है, लेकिन जैसा हमने आपका सफर देखा है, आप युवा कांग्रेस के चुनाव भी लड़े हैं, क्या आपके लिए बहुत आसान रहा कि आम युवाओं की तरह आपको एक सफर लंबा तय करना पड़ा? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, जैसे आपने भी पहले कहा कि हर एक इंसान इसमें इक्वल है। कोई अगर राजनीतिक परिवार से आता है या कोई आम परिवार से आता है, उसे इलेक्शन तो आमने सामने ही लड़ना है। तो जब मैं 19 साल का था, मैंने अपना पहले युवा कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा। इनफैक्ट जब मैं 18 साल से 2 या 3 महीने छोटा था, तभी पहला युवा कांग्रेस का चुनाव ऑल ओवर इंडिया लॉन्च हुआ था, और मेरे जन्मदिन के सिर्फ 2 या 3 महीने पहले ये चुनाव हो गया, इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ पाया 2010 में। मगर फिर 2012 में ये चुनाव वापस आया, तो मैंने अपनी लोकसभा से लड़ा। उसके बाद मैंने मुंबई में महासचिव के तौर पर लड़ा और पहले महासचिव बना, और तीसरा एमएलए बनने के बाद मैंने मुंबई प्रदेश अध्यक्ष के लिए अभी चुनाव लड़ा हूँ, और सबसे ज्यादा वोट्स भी मुझे मिले हैं। मगर देखिए, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि जो राजनीतिक परिवार से आता है उसे आसान होता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
क्योंकि हर एक इंसान की अपनी स्ट्रगल होती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं ये तो आसानी से मिल जाएगा, और मैंने हमेशा से बचपन से संघर्ष किया है। अगर आपने देखा हो कि ऐसा कोई मोर्चा या कोई आंदोलन या कोई मुहिम ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। और उसमें चढ़कर जब मैं 2 युवा कांग्रेस इलेक्शन लड़कर फिर मैंने एमएलए की टिकट मांगी, और मैं शुक्रगुजार हूँ राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी मैडम का, कि 27 साल की उम्र में उन्होंने मुझे एक मौका दिया। 27वें जन्मदिन पर मैंने अपना फॉर्म भरा था, और मेरे सामने तभी मुंबई के महापौर थे, और काफी रोमांचक, काफी टेंस चुनाव था, मगर मेरी जीत हुई। और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैं महाराष्ट्र के सबसे युवा एमएलए हूँ, आमदार हूँ। और क्योंकि मैं 19 साल की उम्र से यूथ कांग्रेस का सिपाही रह चुका हूँ, तो संघर्ष करते आ रहे हैं, और अभी भी युवा कांग्रेस में संघर्ष कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह करते रहूंगा। ज़ीशान, जैसा आपने बताया कि 27 साल की उम्र में आपको टिकट मिली, और आपने हराया भी सिटिंग मेयर को, और अब तो खैर महाविकास अघाड़ी अलायंस बन गई है, लेकिन उस वक्त आमने सामने चुनाव लड़ा गया था, और जो शिवसेना का गढ़ माना जाता था, और एक नया चेहरा वहां पे, एंड ये शायद आपकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं थी। एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, लड़ना, क्या दिक्कतें आई, क्या वोटर आपसे जुड़े, प्यार तो आपको बहुत मिला और मिल भी रहा है। क्या एज अ यंग फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट क्या दिक्कतें आई, क्या चैलेंजेस रहे? देखिए, दिक्कतें तो काफी आई। जैसे आपने कहा कि तभी तो शिवसेना के साथ अलायंस नहीं था, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं इलेक्शन लड़ रहा था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे स्थानिक मुख्यमंत्री जी का निवास भी है, जो मातोश्री बहुत फेमस है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। तो चुनाव काफी कठिन था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पिताजी भी मेरे साथ थे, और उनकी गाइडेंस थी। वो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, तो एक्सपीरियंस था मुझे। उनको मैंने देख के मेरे जो भी एक्सपीरियंस प्राप्त किए, और उनके कदमों पर चल रहा हूं मैं। और युवा चेहरा हूँ। बहुत सा डेवलपमेंट होना है वांद्रे ईस्ट में। अगर आप देखेंगे तो वांद्रे वेस्ट में और वांद्रे ईस्ट में बहुत सी डिफरेंस है। मेरे पिताजी वांद्रे वेस्ट से 3 बार आमदार रह चुके हैं, मगर वांद्रे ईस्ट में वो डेवलपमेंट हुआ नहीं है। शिवसेना भले ही पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रही है, मगर जो काम होना है उसमें नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने जो लोगों को कहा कि मैं इधर सिर्फ काम करने आया हूं, और लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा दिखाया, और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक मौका दिया और लोगों ने प्यार दिया। चुनाव टफ था, कठिन था, मगर कठिनाइयों का सामना करना ही एक कांग्रेस सिपाही की असली आइडेंटिटी है। ज़ीशान, जैसे आपने बताया आपके साथ आपके पिताजी का एक्सपीरियंस था, वो एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन क्या आप देखिए, अब जब आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, अगर उसके एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस आपको सामना करने पड़े इतने सालों में? 18 साल से लेकर अब 28 साल के आप हो गए, 10 सालों में क्या सबसे मेजर डिसएडवांटेजेस रहे एक पॉलिटिकल फैमिली से आने से? देखिए, मैं डिसएडवांटेज तो नहीं कहूंगा, मगर मैं उसको एक डिफिकल्टी कहूंगा, क्योंकि हमेशा प्रेशर काफी होता है। एवरीवन एक्सपेक्ट्स यू टू विन, एंड सब कहते हैं कि नहीं ये तो जीतेगा ही, राजनीतिक परिवार से आया है, इसके लिए तो आसान होगा। तो अगर आप 6-6 घंटा सड़कों पर बैठ के मोर्चा भी करे, लोगों के राइट्स के लिए लड़े भी, तो भी कहेंगे कि नहीं इसको तो सब आसानी से मिल जाएगा। तो काफी हद तक थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि आप जितना भी मेहनत कर लो, 24 घंटे में 20 घंटा भी काम कर लो, तो लोग कहते हैं कि नहीं इसे तो सब आसानी से मिल जाता है। मगर मेरा ये मानना है कि मुझे ये सोच बदलनी है, और काफी हद तक मैंने बदलाव लाया भी है लोगों के सोच में। जो लोग सोचते थे कि नहीं राजनीतिक परिवार से आएगा उसके बाद काम नहीं करेगा, तो वो लोग जब अब कहते हैं कि नहीं हम गलत थे, पिछले 1.5 साल में जो ये युवा है उसने इतना काम किया, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एडवांटेजेस तो हमेशा होते ही है।
क्योंकि मैंने बचपन से ये लाइफ देखी है और जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। मगर आपने जैसे कहा कि अगर कोई डिसएडवांटेज होता है तो वो प्रेशर होता है कि कभी कुछ अच्छा हो तो लोग कहेंगे कि नहीं ये तो होना ही था, मगर कभी कुछ गलत हो जाए तो वो अपसेट हो जाए या मतलब आप यू नो तो ये है, मगर चलता है, सिलसिला चलता रहेगा। जिशान, हमने देखा है जिस तरीके से पिछले 1 साल से ऊपर हो चुका है भारत देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। महाराष्ट्र शुरुआत से ही एक ऐसा राज्य रहा है जिसने सबसे ज्यादा शायद कठिनाइयां देखी हैं, और वो लगातार ही बहुत बड़े स्तर पे इस बीमारी से जूझ रहा है और लड़ भी रहा है। और हमने ये भी देखा किस तरीके से आप मुंबई में काम कर रहे हैं। तो शुरुआत पहले लॉकडाउन से करते हैं, ठीक है, 1 साल पहले एक अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ। क्या हमने देखा मुंबई में सबसे बड़ी वो जब प्रवासी मजदूर जा रहे थे, और शायद आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नजारा भी देखने को मिला था जब रेलवे स्टेशन का हमने देखा था। तो क्या चैलेंजेस थे फर्स्ट लॉकडाउन में जिनका आपको सामना करना पड़ा? देखिए, कठिनाइयों पे आने से पहले वो जो नजारा देखने मिला वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी एक्चुअली, वो पिताजी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मगर मेरे घर के एकदम नजदीक थी, बांद्रा वेस्ट था। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग कह रहे थे कि वो बांद्रा ईस्ट था और बांद्रा वेस्ट नहीं था, तो इसीलिए मैंने ट्वीट भी किया था कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। मगर लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन था उसमें सब कंफ्यूज थे। जब कोविड पहली बार आया तो कोई कौन सा एमएलए कौन सा एमपी सब बहुत ही एक कंफ्यूजन में थे और लोगों को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऐसे लगा कि अब मैं अगर घर बैठकर डर जाऊं तो मेरे लोगों का क्या होगा। आई फील लाइक being a public representative, it is my duty towards the people because they have chosen me. अगर लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है और मुझ पे विश्वास करके मुझे वोट दिया है और इस पोजीशन पे लाया है, तो मैं अगर घर पे बैठकर अगर टीवी पे देखूं कि ये हो रहा है वो हो रहा है तो वो सही नहीं है। तो पहले दिन से मैं बाहर था। हमने नोटिस किया कि जब कोरोना वायरस है तो लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें वायरस से ज्यादा डर लग रहा था कि वो भूख से नहीं मर जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैं बांद्रा ईस्ट का एमएलए हूं, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अपने लोगों को वादा किया कि मेरे क्षेत्र में कोई भूखा कभी नहीं सोएगा। तो हमने शुरुआत की ड्राई राशन बांटने की। मैंने बांद्रा ईस्ट में शुरुआत की। मेरे पिताजी जो 3 टाइम एमएलए बांद्रा वेस्ट से रह चुके हैं, उन्होंने बांद्रा वेस्ट में शुरू किया। तो बांद्रा खार, सांता क्रूज ईस्ट और वेस्ट, हम दोनों ने हर घर में राशन बांटा। काफी प्रवासी जो मजदूर है वो कारखानों में रहते हैं, तो ये कारखानों में किचन की भी उपलब्धि नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में आजू बाजू खाना खा लेते हैं, मगर लॉकडाउन था तो ये भी नहीं कर सकते थे वो। तो उनके लिए हमने कम्युनिटी किचन चालू की। हमने तकरीबन 7 या 8 कम्युनिटी किचन शुरू की, जो हम रोज उनको पका हुआ खाना देते थे, लंच और डिनर। हम लोग, हमारे वॉलंटियर्स उनको घर तक पहुंचाते थे। और इसके अलावा हमने ड्राई राशन बांटा। फिर हमने देखा कि नहीं, बांद्रा में नहीं, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में खाने की कमी है, लोग डर रहे हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, हमें ये चीज बढ़ानी चाहिए। तो फिर हमने मुंबई में शुरुआत की, पिताजी ने महाराष्ट्र में कई जिलों में बांटा। आस्ते आस्ते हम बांटते गए। हम बहुत सारे बाकी राज्यों से भी लोग हमें रिक्वेस्ट करते थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गए, बड़े नेता हो गए, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, बाकी लोग हो गए, आम आदमी हो गए। वो लोग कहते थे कि नहीं, हमारे इतने मजदूर इधर अटके हुए हैं, इधर लोग फंसे हुए, तो हम उनको जाके खाना देते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने टोटल 5 लाख के अधिक परिवारों को सिर्फ ड्राई राशन बांटा है। हम जो ड्राई राशन के पैकेट्स है, और वैसे तो हजारों लोग को हम, जैसे हमारे 7 से 10 मुझे लगता है 10 कम्युनिटी किचन जो थे हमारे, वो 10 कम्युनिटी किचन से हम रोज लोगों को लंच और डिनर तो देते थे, मगर इसके अलावा 5 लाख से अधिक पूरे महाराष्ट्र, मुंबई में हमने परिवारों को ड्राई राशन बांटा है। तो ड्राई राशन बांटते गए। उसके बाद मेडिकल रिक्वेस्ट आने लगे। तो पहले लॉकडाउन में तो मेडिकल रिक्वेस्ट भी थोड़ी कम थी, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई।
क्योंकि लोग समझने लगे कि ये कैसी भयंकर बीमारी है, वायरस है। तो ऐसे ऐसे शुरुआत हुई। फिर थोड़ा थोड़ा केसेस कम होने लगे और अभी हम दूसरे लॉकडाउन में, दूसरे वेव में है। जिशान, पहले वेव और दूसरी वेव के बीच पे किसान आंदोलन भी आया। हमने देखा युवा कांग्रेस ने किस तरह से किसान आंदोलन में आगे आके बीवी श्रीनिवास जी ने टीम्स बनाई और किस तरीके से किसान आंदोलन को सपोर्ट करने का काम किया। क्या उसमें भी आपने कोई योगदान दिया? जी, देखिए, श्रीनिवास भाई तो आज पूरे देश के सुपर हीरो माने जाते हैं और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं जिस संगठन का एक हिस्सा हूँ उसके लीडर श्रीनिवास भाई है। और श्रीनिवास भाई, कृष्णालू जी ने यूथ कांग्रेस के लिए जो योगदान किया है वो बहुत अमूल्य है। इस लॉकडाउन के बीच में हमने देखा कि जो किसान भाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जो काले बिल्स पास किए गए थे केंद्रीय सरकार ने, उसके विरोध जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो हमारे किसान भाई प्रदर्शन कर रहे थे, पहले तो देख के बहुत बेचैनी हुई। और जब मुझे मौका मिला तब मैं खुद, जब मैं दिल्ली गया था तब मैं श्रीनिवास भाई के साथ और बाकी युवा कांग्रेस के मेरे साथी भैया पवार जी और बाकी के साथ मैं खुद सिंगू बॉर्डर पे गया और मैंने जो किसानों से बात की। जब हम युवा कांग्रेस हर दिन लंगर उन्होंने रखा था और किसानों में लंगर बांटते थे, तो मैंने खुद जब किसानों को अपने हाथों से खाना परोसा तो एक दिन में एक सुकून सा महसूस हुआ। और जब मैं किसानों से बात कर रहा था तो बूढ़े बूढ़े लोग धूप में तप रहे थे, रात की ठंडी में लेटे हुए थे। तब जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि नहीं, उन पे भी क्या बीत रही है। वो कह रहे थे कि हम अपने लिए नहीं कर रहे, हमारे आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। तो युवा कांग्रेस ने बहुत साथ दिया इन किसानों का और मैं इस मुहिम का छोटा सा हिस्सा जरूर रह चुका हूँ, मगर मैं दाद देता हूँ श्रीनिवास भाई की और पूरे युवा कांग्रेस की कि उन्होंने इतना जो डट के जो साथ दिया है किसानों का, ये हमारे किसान भाई जरूर कभी भूलेंगे नहीं। जिशान, ये बार बार कहा जाता है कि सिर्फ दिल्ली के आसपास 2 प्रदेशों के किसान वहां पे बैठे हुए हैं और कहीं पर भी देश भर में किसान इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र ने पहले भी किसानों का आंदोलन देखा है। क्या ये इस बात में कोई सच्चाई है कि इन 3 काले कानूनों से महाराष्ट्र के किसान खुश हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हर एक किसान को इस काले बिल से प्रॉब्लम है। आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में चले जाओ और किसान से बात करो तो किसान कहेगा कि नहीं, जो हो रहा है वो बहुत गलत है। काफी महाराष्ट्र से किसान बॉर्डर पे भी गए हैं और मैं जब जाता था तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये 2 या 3 राज्य से आ रहे हैं, वो बहुत गलत कह रहे हैं। क्योंकि हम लोगों से मिलते थे और अलग अलग राज्य के लोग एक साथ मिलकर एक ही चीज का विरोध कर रहे थे, वो है ये काले बिल। क्योंकि उनकी जो मांग थी वो क्लियर थी और वो उनके आने वाले नस्लों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और पूरा देश एक साथ विरोध कर रहा था। तो ये बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिर्फ ये 2-3 राज्यों में जो है वो इफेक्ट हुआ है। महाराष्ट्र से और बाकी कई राज्यों से जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, उनको इस बिल से दिक्कत थी और उन्होंने विरोध जमकर किया और अभी भी कर रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड वेव की तरफ। सेकेंड वेव बहुत ही भयानक कोरोना की वेव देखने को मिली है, जिसमें अस्पताल हो, दवाइयां हो, हर चीज की किल्लत, ऑक्सीजन। और महाराष्ट्र में भी हमने देखा किस तरीके से बहुत चीजों में, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे अन्य दवाइयां हो जो इमरजेंसी यूज के लिए चाहिए। इस सेकेंड वेव के लिए हमने देखा है, शायद आपने एक वॉर रूम भी बनाया है। तो अब कैसे आप इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, पहले लॉकडाउन में जैसे मैंने कहा कि हमने ज्यादा फोकस राशन वाटप में किया और उसके बाद सैनिटाइजेशन में, अलग अलग जगह हम सैनिटाइजेशन करते थे। हर एक बिल्डिंग, हर एक चौल, हर एक गली में सैनिटाइजेशन करते थे। उसके बाद जो है पहले वेव में ही थोड़े मेडिकल रिक्वेस्ट आने शुरू हो गए, तो हमने अपना हेल्पलाइन तभी लॉन्च कर दिया था। मगर तभी हमने लॉन्च किया था मेरे और मेरे पिताजी के
कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, क्योंकि हमने सोचा कि नहीं, पहले हम शुरुआत में इन लोगों के लिए शुरू करें। मगर तब भी, मैं पहले लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, कि तब भी जो नंबर है वो इतना पॉपुलर हो गया, वायरल हो गया, कि लोगों के बीच में फैलने लगा कि पूरे मुंबई से फोन आने लगे। तो मैंने अपनी टीम बढ़ाई। जब मैंने टीम बढ़ाई तो मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र से फोन आने लग गए, तो हम किसी को ना तो नहीं बोल सकते। तो पहले वेव से ही ये शुरुआत हुई। फिर जब बीच में केसेस कम हो गए, तब थोड़े कॉल्स आने बंद हो गए थे। मगर हाल ही में मुझे खुद को कोरोना हुआ था। मैं, मेरे पिताजी, मेरे पूरे परिवार को कोविड हो चुका था। मैंने खुद 15 रातें अस्पताल में बिताई। तो जब मैं अस्पताल में था और मैंने देखा कि नहीं, ये बहुत जो देश में हो रहा है और महाराष्ट्र में, मुंबई में हो रहा है, वो सही नहीं है। तो अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो क्यों नहीं। तो मैं जब अस्पताल के बिस्तर में था, तब 24 घंटे में अगर 6 से 8 घंटे में सोता था। मैं दवाइयों पे भी था, मगर उसके अलावा मैंने कहा कि नहीं, 16 घंटे फिर भी है। तो उस 16 घंटे पे मैं खुद अपने फोन से ट्विटर के रिक्वेस्ट हैंडल करता था। जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आती थी, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो वॉर रूम की टीम है उनके पास भेजता था। और ये टीम जो हमने बनाई है वो पूरे मुंबई के लिए है। और हम महाराष्ट्र में भी काफी मदद करते हैं। कभी कभी हमारे कोई देश भर के रिक्वेस्ट आते हैं, तो कभी कोई दिल्ली का रिक्वेस्ट आ जाता है, तो हमारे दिल्ली के दोस्तों को, जैसे आपको रिक्वेस्ट करते हैं, श्रीनिवास भाई को रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए, हर एक इंसान जिधर है वो मदद कर सकता है। तो अगर मुझे कोई मुंबई की रिक्वेस्ट आती है, तो मेरी पूरी टीम हर एक अस्पताल फोन करती है। कभी कभी हमारे वॉलंटियर्स होते हैं जो ऑन फील्ड होते हैं, वो ऑन फील्ड वॉलंटियर्स अपने आप अस्पताल जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास बेड हो तो इस पेशेंट को ले लीजिए। हम वॉर रूम में जो बीएमसी के हैं वो जरूर इंफॉर्मेशन देते हैं, मगर उसके बाद अगर कोई बेटी अपनी माँ के लिए फोन कर दे कि उसको आईसीयू की जरूरत है, तो हम हाथ बैठकर घर पर नहीं बैठ सकते, हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम हर एक कोशिश करते हैं, अगर छोटी सी नर्सिंग होम में किसी के लिए आईसीयू बेड उपलब्ध हो जाए तो किसी की जान बच जाए। तो जो सेकंड वेव है, मैंने देखा कि श्रीनिवास भाई भी यूथ कांग्रेस, पूरे इंडिया का यूथ कांग्रेस SOS IYC के हैशटैग से पूरे देश भर इतने लोगों को उन्होंने मदद किया है कि आज दुनिया में इंडियन यूथ कांग्रेस की मिसाल लोग दे रहे हैं। तो ये देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई में, महाराष्ट्र में जो भी हम कर सकते हैं, अगर हम दवाइयां बांट रहे हैं फ्री में, आपने देखा होगा ट्विटर पे, लोगों को ट्विटर पे रिक्वेस्ट जो आ रही है, ट्विटर पे ही नहीं, जो हेल्पलाइंस पे फोन आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कि टैग कैसे करे या फोन कैसे करे, क्योंकि हेल्पलाइन का नंबर तो हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो मैंने क्या किया है कि काफी एरियाज में हमने अपने ऑन फुट वॉलंटियर्स भी रखे हैं। और कभी किसी को कुछ दिक्कत हो जाए, कहीं कोई स्लम में किसी को दिक्कत, कभी कोई बूढ़ी माँ को कोई दिक्कत हो जाए, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है अलर्ट रहने के लिए, और उसी वक्त हम उनको मदद करके अस्पताल लेके जा सकते हैं। तो इसी का शुरुआत हमने किया है। और लोग, मतलब hundreds and thousands of requests we get every day. So अगर हम एक भी जान बचा सकते हैं तो वो बहुत, हम अपने आप को बहुत सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि हर एक जीवन, मतलब हर एक जिंदगी बहुत कीमती होती है। और जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ज़ीशान, आप खुद जैसे बता रहे हैं कि आपको कोरोना हुआ, कोरोना से संक्रमित हुए, क्या आप बता सकते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि कभी कोई कहता है कि अलग अलग डर और बीमारी को लेकर, जैसे ही किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, एक डर आ जाता है उनके अंदर, और शायद वो पहले ही हताश और निराश हो जाते हैं। पर क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, 28 साल के हैं, और खुद संक्रमित रहे हैं, और जैसा आपने बताया बीच में भी काम कर रहे थे, सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द यंगस्टर्स एंड पीपल आल्सो who get positive? See, I think it's a very coronavirus has something to do with your psychology as well. So psychologically, you have to be very strong. If you start panicking, then people around you will panic, and the whole situation will, go out of hand. So what I would suggest to the youngsters is that if you do not have symptoms and you are well, then you can be treated at home also.
but obviously if you do get mild or severe symptoms like I did, so obviously it's best that you do take professional medical advice, and you just have to be strong. Obviously it's a tough phase, बहुत मुश्किल होती है जब आप आइसोलेशन में होते हो, मगर अगर आप अपने दिमाग में ये सोच लो कि नहीं मुझे इस वायरस को हराना है, और तो आप इंशाल्लाह जरूर हरा पाओगे। मुझे लगता है कि जो दिमाग में डर बैठता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे निकालना। मैंने देखा है कि हम जब वॉर रूम में भी जब बैठते हैं तो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे सबसे ज्यादा कॉल्स आते हैं आईसीयू और वेंटिलेटर्स के लिए। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली भी रात के 12-1 बजे जब आपका SpO2 कम होता है या कुछ भी आपके जो वाइटल्स है वो इरेटिक होते हैं, तो लोगों को डर लगने लगता है कि अरे रात के 4 बजे या सुबह के 4 बजे, रात के 3 बजे, तो हम क्या करें, कोई अस्पताल है नहीं है। तो वो पैनिक में जब इंसान होता है तो वो और भी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कोई फैमिली मेंबर अगर देखे कि मेरे परिवार वाले का SpO2 कम हो रहा है तो इट्स इजियर टू से दैट पैनिक मत करो, मगर अभी कहना तो है कि पैनिक मत करो। जितना पैनिक नहीं कर सकते हो आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए और अपनी दवाइयां खाते रहिए, विटामिन्स खाते रहिए। कोरोना के बाद भी जब आपका रिकवरी पीरियड होता है, मैं भी अभी तक अपने विटामिन्स ले रहा हूँ क्योंकि बहुत वीकनेस होती है। जब मैं घर पे आया था तो मुझे लगा नहीं अभी तो सब ठीक है, मगर इतनी वीकनेस हुई थी कि मैं तो सोचा कि जैसे ही घर पे आऊंगा अगले दिन मैं काम शुरू कर दूंगा, मगर 3-4 दिन लगा। फिर भी लोग कह रहे थे कि नहीं आपको आराम करना है, मगर अभी पब्लिक सर्विस में हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन आराम कर सकता हूँ। बट हाँ, जैसे ही मैं आया 3-4 दिन घर पे था, 5-6 दिन BKC सेंटर में रिव्यू मीटिंग ली। मेरे क्षेत्र में है वो सेंटर, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सुनता आ रहा था अस्पताल में, मगर अस्पताल के बिस्तर पे था तो ऐसा लगा कि मैं बाहर तो नहीं जा सकता हूँ। मैं जैसे ही बाहर आया तो लोगों के बीच में, जब आई टेस्टेड नेगेटिव, लोगों के बीच में जाना जरूरी समझा। तो हाँ, साइकोलॉजिकली अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो काफी हद तक ये वायरस को आप हरा सकते हो। ज़ीशान, मुंबई में एक चीज जो सबको डरा रही थी फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी, कि हमने देखा है वहां पे बहुत चौल है और वहां पे बहुत सारे कमरे होते हैं, बाथरूम एक होता है, तो वहां पे वायरस स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि पूरी चौल पूरी बिल्डिंग में वो स्प्रेड होगा। आई एम श्योर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चौल होंगे, तो किस तरीके से क्या चैलेंजेस आए कि वहां पे स्प्रेड को कंटेन किया जाए? और खुद बिकॉज आप एक मेंबर ऑफ असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्टेड है, क्या चैलेंजेस के साथ आपको फेस करना पड़ा था कि कैसे चीजों को कंटेन करें, कैसे उनको फैलने से रोके, कैसे लड़ाई लड़े? व्हाट वर द चैलेंजेस? देखिए, कठिनाइयां तो बहुत थी क्योंकि लोगों को, अगर आप स्लम्स की बात करें तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग करना भी बहुत मुश्किल है। अगर किसी के कोई छोटे से कमरे में अगर आप 6-7 लोग रह रहे हो तो नॉर्मल दिन में क्या होता है कि कभी 2-3 जन बाहर काम करने के लिए जाए, 1-2 बच्चे स्कूल चले जाए, तो ज्यादा लोग एक साथ नहीं रहते। मगर लॉकडाउन है तो सारे घर के सदस्य एक साथ रहते हैं, तो उनको भी कहना कि नहीं आपको पूरे समय इसी कमरे में रहना है थोड़ा अनफेयर रहेगा, मगर क्या करें, वायरस ऐसा है कि हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो मैं खुद ऑफिसर्स और अथॉरिटी के साथ जाता था जिस एरिया में मुझे लगता था कि लोग थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, और मैं खुद बड़ा सा माइक लेके लोगों को रिक्वेस्ट करता था। जो कंटेनमेंट जोन्स है, रेड जोन्स है, मैं पहली वेव की बात कर रहा हूँ, अभी तो लोग काफी हद तक समझदार भी हो चुके हैं, मगर पहले वेव में जब थोड़ी वायरस नया था तब मैं खुद माइक के साथ जाता था, पुलिस भाई बहन भी होते थे, और मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता था कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए घर पे बैठिए और मास्क का उपयोग करिए, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं जैसे मास्क पहनना, 2 गज दूरी मेंटेन करना, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, ये बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि काफी लोग स्लम्स में सैनिटाइजर्स उनको नहीं मिल पाते, मास्क नहीं मिल पाते, तो हम ये मुहिम भी शुरू करते हैं कि मास्क बांटते हैं, हम सैनिटाइजर बांटते हैं, अलग अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं। मगर लोगों की पीड़ा मैं समझता हूँ, कभी कभी छोटे से घर में रहना बहुत मुश्किल होगा सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए, मगर ये वायरस को हराने के लिए जो कठिन स्टेप्स हमें लेने हैं वो बहुत जरूरी है। तो मैं खुद फायर ब्रिगेड के साथ भी वो मशीन्स के साथ अंदर घुस जाता था सैनिटाइज करने के लिए। तो काफी चीजें करने की कोशिश की है। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्होंने भी बहुत मेहनत की है,
और अभी अगर आप जैसे कहेंगे कि स्लम्स में मगर काफी हद तक अगर जो बिल्डिंग्स में भी केसेस बढ़ रहे हैं, जो अगर आप सेकेंड वेव में देखोगे तो बिल्डिंग्स में भी केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको कलेक्टिवली सोचना है और देखना है कि अगर एक इंसान को कोरोना हो सकता है तो मुझको भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जब किसी अपने पे बीतती है तो पता चलता है कि कितना कठिन है, क्योंकि आज अगर हम सोशल मीडिया पे देखेंगे तो रोज रात को ऐसा दिख रहा है कि नहीं कोई ऑक्सीजन की वजह या कोई फैसिलिटी नहीं होने की वजह अपनी जान खो रहा है। बहुत बुरा लगता है। तो हम भी जब हेल्पलाइन चलाते हैं, मेरा भी फोन बजता है, ट्विटर पे देखते हैं तो कभी कभी सुबह 4 बजे हमें रिक्वेस्ट आती है, 2 घंटा लगता है, सुबह 6 बजे तक हम किसी के लिए बेड ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं, मगर हम उनको फोन करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, जो रिलेटिव था वो अब नहीं रहा। तो बहुत बुरा लगता है। और ये सब चीजें देखकर और एक्सपीरियंस कर ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब लोगों से और रिक्वेस्ट करने का मन करता है कि प्लीज आप सेफ रहिए, घर पे रहिए, क्योंकि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है और ये किसी को नहीं छोड़ रहा है। ज़ीशान, ये पूरे सेकेंड वेव में एक जो चीज आई थिंक हर स्टेट में देखने को मिली है कि लोग होर्डिंग बहुत कर रहे हैं, चाहे वो डर से कर रहे हैं, और दूसरा एक रीजन है कि ब्लैक मार्केटिंग, चाहे वो मेडिसिन की हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, यहाँ तक कि प्लाज्मा के लिए भी ब्लैक मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे आम जनता को लड़ना पड़ रहा है। As a political representative, how have you been dealing with this? Because this is something that the society also is answerable to. It is very unfortunate to see this side of the mankind, if you say. I mean, at one, they always say that there are two sides of every coin. So at one side, you're seeing people, you're seeing such good examples of humanity where people are going out of their way, spending most of their day just amplifying requests, going into danger zones themselves to help strangers. But then when you see such things, it's very disheartening to say the least, because I mean, हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं भी जो दवाइयाँ खरीदता हूँ किधर न किधर से अगर खरीद के जो देता हूँ लोगों को, फ्री में देता हूँ, क्योंकि किसी की मजबूरी का आप अगर फायदा उठाओगे तो उससे बड़ा गुनाह कुछ है नहीं। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा लोगों से और यही विनती करूंगा कि इस समय में, इस कठिन समय में आप ये मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों को इंसानियत से उनका विश्वास उठ जाएगा। हम बहुत बार देखते हैं कि नहीं, जब कुछ ऑर्गेनाइज करने की सोचते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये तो इसमें बेच रहा है, तो वो सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कभी कोई गरीब आदमी अपने बेटे को या अपनी माँ को बचाने के लिए अपना घर भी बेच देवे कुछ चीज ब्लैक में खरीदने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। हम काफी हद तक पुलिस के साथ ये क्रैकडाउन करने की कोशिश भी करते हैं। हमारी लोकल पे मीटिंग्स भी होती है, हम पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि if somebody can think of wrongful business during a pandemic where people are losing lives, then how is that person even human? तो इस पे कठिन से कठिन स्टेप्स लेने चाहिए। एंड जब हम नहीं लेवे तो लोग करते रहेंगे। और वी हैव टू टुगेदर ये मैसेज एक्चुअली मैं बाकी यंगस्टर्स और बाकी इन्फ्लुएंसर्स को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगे कि ये कोई इंसान है जो गलत काम कर रहा है या ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो आप उसको बढ़ावा नहीं देवे, पर सही अथॉरिटीज को कंप्लेन करिए, क्योंकि शायद से ये 1 या 2 इंसान की मदद हो जाएगी, मगर जितने लोगों का ये नुकसान करेगी उतने ज्यादा लोगों का ये मदद नहीं हो पाएगी। तो that's my request. ज़ीशान, राजनीतिक तरीके से हमने देखा है किस तरीके से महाराष्ट्र को स्पेसिफिकली लेकर जो पिछली सरकार थी, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, किस तरीके से अलग अलग चीजें सामने आई। ये भी आया किस तरीके से, एक हमने देखा वो रेमडेसिविर का पूरा किस्सा हुआ पूर्व मुख्यमंत्री से रिलेटेड, और कई चीजों में अगर सरकार और आप लोग काम भी करते हैं तो सवाल उठाए जाते हैं और नेगेटिव पॉलिटिक्स भी करी जाती है। तो उससे आप कैसे डील करते हैं? आई एम श्योर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये इश्यूज आते होंगे कि कहीं ना कहीं पुराने लोग बाधा डालने की कोशिश करते होंगे।
देखिए, बाधाएं तो हर चीज में होती है, मगर मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं और मैं कहते रहूंगा कि ये जो समय है ये पॉलिटिक्स का नहीं है। हम जिंदगी भर जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा पॉलिटिक्स कर सकते हैं, मगर ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे पास सहायता के लिए आ रहा है या मदद के लिए आ रहा है वो कौन सी पार्टी का हो या किधर से हो या क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि हमने अगर ये देखना चालू कर दिया तो हम इंसानियत के तौर पर नहीं कर रहे, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि लेट्स नॉट इन्वॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस। अगर कोई किसी की मदद कर रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी की मदद कर रहा है तो कोई पॉलिटिकल इंसान उस पर अंदर आ जाता है कि नहीं आप क्यों मदद कर रहे हो, ये कर रहे हो। आई थिंक दिस इज जस्ट द टाइम टू टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, और जितनी ज्यादा लोग एक दूसरे की मदद कर सके उन्हें करने दीजिए, क्योंकि लोगों को मदद की जरूरत है। और अगर इंसान 20 घंटे में बहुत कोशिश करे और वो एक इंसान की भी थोड़ी सी मदद कर सकता है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। इसीलिए मैं सब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखेंगे कि हमारे आईवाईसी श्रीनिवास भाई भी हर एक मतलब बीजेपी के कोई रिक्वेस्ट करे या कोई भी पार्टी का रिक्वेस्ट करे हम मदद करते हैं, क्योंकि वो हमारी विचारधारा है। वो विचारधारा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से हमें प्राप्त हुई है कि आप लोगों की मदद करें। आप देखेंगे जब राहुल गांधी जी भी जब किधर जाते हैं तो देयर इज ऑलवेज एन इमोशनल टच व्हिच यू फील, एंड आई फील लाइक वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट, एंड आई फील लाइक राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू indulge in politics and it's just the time to help each and everyone. इमोशनल टच की और इमोशंस की आपने बात कही, तो जी जरूर कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में ऐसा समय भी आया होगा जब आपने अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील किया होगा, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम हर चीज अवेलेबल करा सकते हैं, पर सबसे ऐसा मोमेंट सबसे जब आपने बिल्कुल असहाय और हेल्पलेस इस पैंडेमिक में फील किया हो? अनफॉर्चुनेटली हर रात को ऐसा एक किस्सा होता है। अगर मैं पिछली रात की बात करूं तो ट्विटर पे तकरीबन सुबह 5 बजे एक व्यक्ति ने मुझे टैग किया। वो पेशेंट नोएडा में था एक अस्पताल में, तो काफी लोग मुझे टैग करने लगे। जब ऑब्वियसली मैं मुंबई महाराष्ट्र में मदद कर रहा हूँ तो काफी पूरे देश से मेडिकल रिक्वेस्ट आती है। तो सुबह 5 बजे एक रिक्वेस्ट आई नोएडा से, और वो पेशेंट एक नोएडा के अस्पताल में था और वो 30 साल का था, और एक वीडियो था जिसमें उसका भाई और उसकी बीवी उसकी पीठ थपथपा रही है क्योंकि उसका ऑक्सीजन कम होते जा रहा था, और अस्पताल ने उनको कह दिया था कि हम ऑक्सीजन हमारे पास है नहीं, आपको इधर से लेकर जाना होगा। तो वो सुबह 5 बजे एक 30 साल का व्यक्ति, उसके 2 बहुत जवान बच्चे हैं, वो ऑक्सीजन के लिए ढूंढ रहे थे, और जैसे मुझे पता चला मेरी टीम ने भी उनको कांटेक्ट किया। ऑब्वियसली सुबह 5-6 बजे का ऐसा टाइम होता है कि काफी लोग सो भी रहे होते हैं, तो हमने कोशिश की लोगों से संपर्क करने की, मगर जब तक कुछ ठोस मिला हमें 2 घंटे में, मतलब सुबह 7 बजे पता चला कि वो 30 साल के जवान जो थे उस भाई की डेथ हो गई। तो वो बहुत बुरा लगा। बहुत से समय से मुंबई में भी हुआ है कि एक बहुत यंग 32 साल की एक लेडी थी, उसके पिताजी से हम बार बार बात कर रहे थे, और उसको एक आईसीयू बेड की, वेंटिलेटर की जरूरत थी। हमने वेंटिलेटर बेड भी ऑर्गेनाइज किया। तो अस्पताल से वो जब निकले, जब तक वो पहुंचे उनका फोन आया कि वो बच नहीं पाई, उनकी बहुत छोटी एक बेटी भी थी। तो बहुत से ऐसे किस्से हैं जो हम अगर हमारे पास 10 केस आते हैं और हम 6 या 7 की मदद कर सकते हैं, तो ऐसे होते भी है केसेस जो हम मदद चाहकर भी नहीं कर सकते। तो बहुत बुरा लगता है और नींद नहीं आती है। मगर अगर हम सोचे कि नहीं, ये केस के बारे में अगर हम सोचे कि नहीं, हम उदास होए और काम करने का हमारा जो जज्बा है वो कम हो जाए, तो वो गलत होगा। मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर्स को, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, कि वो तो जैसे हम चलो ट्विटर पे और जो हमारे फोन कॉल्स आते हैं हम लोग देखते हैं कि जो लोग बच नहीं पाए, मगर डॉक्टर्स तो रोज हर दिन हर रात
लोगों के साथ है और वो तो कितने डेथ्स देख रहे हैं साथ में, और फिर भी उनको अगले पेशेंट के पास जाना है। तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है हमें कि चलो एक इंसान की हेल्प नहीं हो पाई, मगर हमारा ये कर्तव्य है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू हेल्प एज मेनी पीपल एज वी कैन। वी कैन नॉट गिव अप एंड फील लाइक नो इट्स आई हैव टू जस्ट सल्क अबाउट नॉट बीइंग एबल टू हेल्प दिस वन पर्सन। सो इट इज वी हैव टू फेस रियलिटी एंड हेल्पलेसनेस बहुत फील होती है, मगर क्या करें, काम करना है और लोगों की सहायता करनी है और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़ीशान, और भी ऐसी रिक्वेस्ट आती होंगी आपके पास जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, क्योंकि पिछले एक साल से नॉन कोविड पेशेंट्स जो हैं, चाहे वो कैंसर पीड़ित हो, किसी को रेगुलरली किडनी की इश्यूज हैं या और भी बहुत बीमारियां हैं, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन के केसेस आते होंगे, तो उन इश्यूज के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं? क्योंकि अभी पूरी सरकार, पूरे देश का फोकस तो कोविड पे है और कहीं ना कहीं ये पेशेंट्स की मदद बिल्कुल एक साइड लाइन कर दिए गए हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लंबे समय से अलग बीमारी से और आगे भी बीमार हो रहे हैं, जो उनके बारे में तो जैसे है कि बिल्कुल साइड पे रख दिया गया है। तो आपके पास जब ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एज एन एमएलए अपने एरिया में। देखिए, पहले जब नया नया कोरोना आया था तो बहुत से ऐसे केसेस भी थे कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था और वो बच सकते थे मगर नहीं बचे, क्योंकि सब कंफ्यूज थे कि नहीं अभी इसका पहले कोविड टेस्ट कराऊंगा। अरे किसी का अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो वो कोविड टेस्ट कैसे कराएगा? तो ऐसी बारीक बारीक चीजें हैं जो हमें नजरअंदाज करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड के अलावा भी लोगों के पास अलग अलग बीमारियां हैं और अलग अलग इमरजेंसीज हो सकती है। किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, या कोई प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी करनी हो, तो इसीलिए हमने जो अपनी हमारी मेडिकल टीम बनाई है उसमें से एक सेक्शन, एक परसेंटेज के लोग हैं, जो अगर मैं कहूंगा कि 25% लोग हैं जो नॉन कोविड देखते हैं। उनको जानकारी है कि कौन से हॉस्पिटल्स नॉन कोविड है। जैसे अगर मैं अपनी असेंबली की बात करूं तो हमारे पास ऑब्वियसली बीकेसी कोविड सेंटर है और एक दो मतलब नर्सिंग होम्स है, जैसे दत्तात्रेय है, शिवम नर्सिंग होम है, गुरु नानक हॉस्पिटल है, मगर वैसे ही वीएन देसाई हॉस्पिटल है जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है। तो हमें पता है कि अगर किसी को नॉन कोविड है तो हम इधर लेकर जा सकते हैं। वो जानकारी होना थोड़ा जरूरी है और लोगों के साथ कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक रिलेटिव को एक इमरजेंसी आ गई रात को तो वो काफी हद तक डिटेल्स देना भी भूल जाता है, क्योंकि हड़बड़ी होती है, पैनिक होता है। तो हमें उनको थोड़ा काउंसिल करना पड़ता है, मतलब उनको काम डाउन करना पड़ता है और डिटेल्स लेनी पड़ती है कि वो कोविड है या नहीं है। तो ऐसे हमने लिस्ट डाउन किए है कि कौन से अस्पताल ऐसे हैं जो नॉन कोविड है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि नॉन कोविड लोगों की भी मदद की जाए, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज की, क्योंकि वो बहुत मतलब एक ऐसा टाइम आता है कि उनको जो इमरजेंसी होती है, प्रेग्नेंट लेडीज और जो पेशेंट्स हार्ट अटैक या किसी के साथ आते हैं, तो उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और इसीलिए जो मेरी मेडिकल टीम है वो इन पे भी ध्यान देती है और मैं खुद भी इन पे जितना हो सके ध्यान जरूर देता हूँ। ज़ीशान, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है और वहां पे लोग बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, और इस एक साल में बहुत सपने टूटे हैं। और हमने ये भी देखा, सेलिब्रिटीज में भी बहुत सुसाइड के भी केसेस आए, जिससे बहुत यंग जनरेशन को भी मुंबई के बाहर इससे बहुत इफेक्ट पड़ा। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसे केसेस आते होंगे जहाँ पे लोगों के पास अब बिल्कुल काम नहीं है, और उससे यंगस्टर्स में भी निराशा, हताशा फैमिलीज में है, तो उन लोगों की किस तरीके से मदद कर रहे हैं आप? देखिए, सपने सिर्फ मुंबई में और सिर्फ भारत में तो नहीं टूटे हैं, पूरी दुनिया के सपने टूटे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस जैसा भयंकर वायरस कभी इस जीवन में हमें देखने का मौका मिलेगा, मगर जो सच्चाई है उसे हमें अपनाना है। और सच्चाई के जो साइड इफेक्ट्स है, जैसे आपने कहा कि लोगों को जो बेरोजगारी थी वो केंद्र सरकार के बदौलत वैसे ही एक ऑल टाइम हाई पे थी, मगर ऑब्वियसली पैंडेमिक के बाद बहुत बिजनेसेस जो है उन इफेक्ट हुआ है। तो पैंडेमिक के पहले जब हमारी महाविकास आघाड़ी की स्थापना हुई, तो जो हम युवा आमदार थे, हम जब भी बैठते थे तो हम ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और महाराष्ट्र को कैसे हम फायदा पहुंचा सके और महाराष्ट्र का कैसे विकास कर सके उसकी बात करते थे।
अनएम्प्लॉयमेंट की बात हमेशा करते थे हम, क्योंकि जॉब्स जनरेशन करना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और हमारा पूरा फोकस अब कोविड पे है। मगर एक पर्सनल लेवल पर जब भी मैं कुछ कर सकूं मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, मैं जरूर करता हूं, whether that is connecting them to the right people so that they get a job, they can sustain their families, and whatever help I can provide to them from my end, I'm always there for them, and I'll try my level best to always be there for them. And Mumbai has always been a city of dreams, and we're all fighters. Mumbai की जो स्पिरिट है आपने देखा होगा हमेशा बरकरार रहती है, और मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये वायरस जल्द से जल्द हम इसे हरा के वो जो स्पिरिट है वो मुंबई का, वो इंशाल्लाह जरूर वापस देखेंगे। ज़ीशान, मेरा आखिरी सवाल, बहुत लंबी चर्चा हमने आपको बिठाए रखा है आपके काम से दूर, श्योर आपको बहुत कॉल्स आ रहे होंगे, लेकिन जैसा आपने बताया अभी कि आप लोग एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर महाविकास आघाड़ी में सब साथ चल रहे हैं। शुरुआत में हमने ये चर्चा करी कि कैसे आपने जब शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे थे, तो जहाँ पे मातोश्री है, आपने उनके गढ़ में कांग्रेस की सीट जीत के आए, एक ऐसी सीट जो आपकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं थी। तो उसके बाद कितनी एक्सेप्टेंस, और क्या आपको कभी वहां से ऐसा लगा, फील हुआ कि आपको इनफ कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, या बिकॉज, या क्या कुछ बताना चाहिए कितना आपको एक्सेप्टेंस कितनी हुई? एंड एज अ यंग फर्स्ट टाइम एमएलए, वन ऑफ द यंगेस्ट ही है आप महाराष्ट्र की असेंबली में, तो कैसे सबने एक्सेप्ट किया? आई एम श्योर फर्स्ट डे जब आप गए उसमें बहुत चैलेंजेस होंगे, but what message would you also like to give to those youngsters who look forward to a career in politics and want to contest and are young and want to bring about a change, and what challenges do you think that they should be prepared for? If you talk about acceptance, I think that it took me no time for people to accept me. I feel like obviously I'm a congressman, and कांग्रेस मेरे खून में है, और जब हम शिवसेना के साथ आमने सामने हुआ था हमारा, तब तो कोई अलायंस की बात भी नहीं हुई थी, और इलेक्शन रोमांचक था, जम के इलेक्शन लड़ा। तो मैं काम तो करता हूँ, लोगों के एक्सेप्टेंस भी है, थोड़ा सा कोऑपरेशन उनसे भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बट थोड़ी सी नोक-झोंक तो चलती रहती है। मगर जी देखिए, यंगस्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो I feel like you should, my only advice would be that no youngster should ever feel that he's too young to achieve something, because if you feel that then you'll never achieve it. आपको कभी भी अगर कोई कहे कि नहीं आप तो 27 साल के हो, आपको तो बहुत समय है, मगर अगर आप ये सोचते रहोगे तो आप फिर किधर नहीं पहुंच पाओगे। कि आपको ठानना है कि नहीं आप कुछ कर सकते हो, और आपके लोगों को दिखाना है। बहुत से लोग कहते थे कि नहीं ये इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, मगर इलेक्शन में जीता। उसके बाद लोग कहते थे कि नहीं काम तो नहीं कर पाएगा, मैं काम भी कर रहा हूँ। तो लोग तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहना। आपको जो लोग, you have to just prove your critics wrong over and again. And I am very happy that the people of my constituency, people of Andhra East, people of Bandra East have, they feel that they have voted for the right person, a person who's has a right vision for the constituency, and be it the middle of the night or be it in the morning, I'm always there for my people. And being a young legislator myself, I have a lot of plans for my people. Obviously, जब मैं पहली बार असेंबली गया, तब जब मैंने पहली स्पीच दी तो एक प्राउड फीलिंग थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया तो असेंबलीज बहुत छोटी होने लगी। मैं सोचता था कि नहीं अच्छी बड़ी असेंबलीज होगी, मगर इधर सिर्फ 2-2 दिन की असेंबलीज होती। तो जो कहना है, मुझे बहुत चीजें कहनी है असेंबली में, जो अन्याय हो रहा है मेरे लोगों के साथ। आप देखेंगे तो काफी बिल्डर लोगों ने बहुत अन्याय किया है मेरे बांद्रा ईस्ट के लोगों के साथ, और उनको घरों के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मगर जब मुझे मौका मिलेगा असेंबली में, मैं बोलूंगा, और मेरे लोगों के लिए जो भी मुझे करना है मैं जरूर करूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज हूँ। और the public is what makes you or breaks you, and I'm thankful to the people of Bandra East choose me, and I will
try my best to always fulfill my responsibilities. And yeah, that's what it is. And what about the Youth Congress? आप भी, मैं भी, हम सब यूथ कांग्रेस के चुनाव का वो जो राहुल गांधी जी का सपना था उसके प्रोडक्ट्स हैं. तो how would you like to say something about the Youth Congress elections and how they help youngsters? So basically, Youth Congress elections gives you a lot of experience. So when I went to fight for my MLA elections, I had already contested 2 Youth Congress elections, and Youth Congress elections are also quite intense. Yes. You might be fighting inside the party, but they're intense and it's good. Their intensity is good because that actually makes you ready for the real deal. And you already fought 2 elections. So I was prepared, and मेरे जो युवा कांग्रेस की जो साथियों का जो मेरे साथ सपोर्ट था, क्योंकि उनको भी चाहिए था कि नहीं, हमारा एक युवा कांग्रेस का भाई, जो लोग मतलब मेरे साथ थे, युवा कांग्रेस के जो सिपाही मेरे साथ थे, वो एक फीलिंग ही अलग थी. और मैं जब जीता तो पूरे युवा कांग्रेस के पूरे भारत भर जो युवा कांग्रेस के लोगों का मुझे फोन आ रहा था, तो इट वाज लाइक वी पार्ट ऑफ अ बिग फैमिली. एंड आज जो यूथ कांग्रेस का जो काम चल रहा है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है. 2 टर्म में इलेक्शन लड़ा हूं, तीसरा अभी मुझे लगता है दिसंबर में चुनाव खत्म हो गया था. मुझे हाईएस्ट वोट्स मिले मुंबई में, और मैं आशा करता हूं अगर हाईकमांड ने मुझे मौका दिया मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मुंबई यूथ कांग्रेस को देश भर में उसका नाम रोशन करने के लिए. ये मेरा तीसरा टर्म है, और पिछले मुझे लगता है अभी 8 से 10 साल हो गए मुझे यूथ कांग्रेस में. मैं भले ही काफी यंग हूँ मगर काफी साल हो गए. 6 साल और है, ज्यादा है ना, 7 साल है. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ज़ीशान, एंड मे गॉड गिव यू द स्ट्रेंथ एंड द पावर टू कंटिन्यू सर्विंग पीपल ऑफ बांद्रा, पीपल ऑफ मुंबई. और जिस तरीके से आप कोविड में लोगों की मदद कर रहे हैं पूरे देश भर में, वैसे ही करते रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सच्चाई पर चर्चा में आज बस इतना ही. देखते रहिए INC TV.